हमने क्या पढ़ लिया था कि फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, है ना। तो जब फर्टिलाइजेशन हो रहा था उसके बाद क्या चेंजेस हमने देखे थे, बताओ शिवांश। चलिए बताओ कि मेल पार्ट या मेल गैमेट क्या रहता है, कहाँ से आता है फ्लावर में, एंजियोस्पर्म्स में। पॉलन ग्रेन में रहता है। पॉलन ग्रेन होता है और रहता कहाँ है, रहता कहाँ है, कहाँ। मेल पार्ट का नाम बताओ, एंथर में ना। पॉलन ग्रेन कहाँ रहता है, और उसके बाद फीमेल पार्ट क्या था, पिस्टिल या फिर कार्पल, और उसके 3 पार्ट्स क्या थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। हाँ, और उसके बाद ये कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा था, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा था। मेरे कहने का मतलब है ये एक दूसरे से कैसे लेते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट। जब एंथर से पॉलन ग्रेन आता है तो जो पिस्टिल है वो पहले रिकॉग्नाइज करती है। अरे मिलता कैसे उससे, क्या खुद से मूव कर सकता है, नहीं। तो किसके थ्रू मिलता है, पॉलिनेशन, है ना। तो पॉलिनेशन क्या फर्टिलाइजेशन ही होता है, पॉलिनेशन इज इक्वल टू फर्टिलाइजेशन, क्यों। जरूरी नहीं है ना वो पिस्टिल मतलब रॉन्ग और राइट टाइप को पहले वो चूज करेगा। रिकॉग्नाइज ना, कंपैटिबिलिटी देखता है, अगर कंपैटिबल होगा तो आगे की प्रोसेस होंगी, वरना नहीं होंगी। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद कैसे, अगर कंपैटिबल हो गया तो पॉलन ग्रेन कैसे जाता है हमारा एम्ब्रियो सैक तक, पॉलन ट्यूब के थ्रू, मतलब वेजिटेटिव सेल्स को वो करती है। पॉलन ग्रेन में हमारे कौन सी 2 सेल्स रहती हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव। हाँ, तो फिर उसके बाद ये वेजिटेटिव सेल जो रहती है वो बड़ी रहती है कि जनरेटिव सेल बड़ी रहती है, वेजिटेटिव बड़ी रहती है। और जब वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल रहती है वो उस सेल स्टेज को क्या कहते हैं, टू सेल स्टेज। कहाँ देखने को मिलती है हमें, कितने एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलती है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 60% एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं, है ना। अब 3 सेल स्टेज क्या होती है, 1 वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमेट। तो मेल गैमेट दो कहाँ से बन रहे हैं, किससे बन रहे हैं, जनरेटिव सेल अपने आप को डिवाइड करके क्या बना रही है, 2 मेल गैमेट। इसके बाद अब क्या होता है आगे, उसके बाद अब कंपैटिबल हो गए तो फिर उसके बाद क्या होगा, पॉलन ट्यूब के थ्रू, पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या, पॉलन ग्रेन ले जाएगी। पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब के थ्रू कहाँ जाएगा, ओवरी में। हाँ, उसके बाद कौन लेके जाता है, कौन पॉलन ट्यूब बना रहा है, कौन हमारे, वेजिटेटिव सेल्स। हाँ, और उसके पीछे पीछे कौन आता है, जो कि डिवाइड रहती है इनटू मेल गैमेट। 2 मेल गैमेट में। इसके बाद ये ओव्यूल में कहाँ से एंटर करेंगे, कौन से एंड से, हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से करेंगे, ज्यादातर माइक्रोपाइलर से करेंगे, और कहाँ से कर सकते हैं, इंटीग्यूमेंट्स भी हमने 3 पढ़े थे, है ना। इसके बाद चलो ये चला गया एम्ब्रियो सैक तक। तो हमको मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कौन सी सेल्स मिलेंगी, अंजलि बताओ, पढ़ा है ना तुमने, उसके पहले पढ़ा था ना, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन तुम्हें समझाया था, मुझे याद है, इसके पहले वाली क्लास में पढ़ाया था हमने। तो एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कितने सेल्स और कितने न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियस एंड नाम बताओ, 3 एंटीबॉडी सेल, 2 सिनर्जिड सेल और 2 एक्स सेल। वो नहीं है एक्सेल, तुम्हारा कल से 2 क्यों अटका हुआ है, 1 एक्स सेल और 1 एक्सेल और 2 सिनर्जिड को साथ में क्या कहते हैं, एग। और फिर अब ये हमारे 2 मेल गैमेट आएंगे तो किसके साथ फ्यूज करेंगे, एक एक्स के साथ 2 पॉलन न्यूक्लियाई के साथ। तो इसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 3n बना रहा है, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट फ्यूज कर रहे हैं तो 3n की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो एंजियोस्पर्म्स में हमको क्या मिलता है, एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा था, इसके बाद क्या बना, डबल फर्टिलाइजेशन हुई तो एक फर्टिलाइजेशन से क्या बना, दूसरे से क्या बना, एक से ज़ाइगोट बना और एक से पोलर पेन का फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियर, हाँ न्यूक्लियर, और फिर पीएन आगे चल के क्या बनता है, पीसी। अब हमको यही पढ़ना है आगे से। तो कल हमने एंडोस्पर्म लगभग मैंने आपको पढ़ा दिया था, क्या पढ़ाया था एंडोस्पर्म के बारे में, देखिए जो इन लोगों ने बोला आप लोगों को समझ में आया, रफली समझ में आया। आज मैं आपको सिर्फ आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसका एक समरी दूंगी ताकि आपको समझ में आए। हमने ये पढ़ा था
कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। अब एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, ज्यादातर एक यूनिक फीचर जो हमको एंजियोस्पर्म में मिलता है वो है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब दो मेल गैमेट बन रहे थे और ये दो फीमेल के अंदर जो सेल एम्ब्रियो साइट में उससे मिल रहे हैं। एक मिल रहा है किससे, एक एग से मिलेगा, एक मेल गैमेट फीमेल के एग से फ्यूज करेगा और ये आगे चल के बनाएगा जाइगोट, और एक मेल गैमेट जो है दो पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं सेंटर में, उनसे फ्यूज करता है और ये आगे चल के क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। ठीक है, अब ये क्या होता है, एक्चुअली में जाइगोट तो आगे चल के हमारी सीड बनाएगा, और दूसरे का काम क्या था, ट्रिपल फ्यूजन से हमारा जो बन रहा था उसका काम क्या था, एंडोस्पर्म क्या करता था, न्यूट्रिएंट्स देता था जाइगोट को। हाँ, वो क्या है, फूड स्टोर करके रखता है। जब हमारा एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है तो उसको खाना पीना, उसके न्यूट्रिशन का काम ये कर रहा था। ठीक है, तो कल एंडोस्पर्म के बारे में और क्या पढ़ लिया था हमने, State of endosperm completely consumed or persistent nature of endosperm. हमको आज कहाँ से पढ़ना है कि फर्टिलाइजेशन हो गई, हमें समझ में आया कैसे हुई, इसके बाद हमें क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लगभग हमने एंडोस्पर्म तो कल पढ़ लिया था, पर ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैसे ये 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्टेजेस बन रहे हैं, मेगागैमेटोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस सब हम पढ़ चुके हैं, तो इसका रिवीजन नहीं कर रहे, सीधे आते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ठीक है, क्या हो रहा है देखिएगा, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड एंड फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। ट्रिप्लॉइड क्यों, 3N है, तो ये डिवाइड करके क्या बना रहा है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। पहले हेडिंग डालिए एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये यहाँ पर PN बना है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर ये आया एग्जाम में, ये क्यों PN है, कैसे बना ये PN, ठीक है, तो PN कैसे बना समझ में आया, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब कि ये जो एंडोस्पर्म और ये हमारा जो जाइगोट है, दोनों एक साथ ही बना है ना, वो वहां जाकर एक्स से मिला, ये पोलर न्यूक्लियर से मिला, पर एंडोस्पर्म जो है हमारे जाइगोट से एम्ब्रियो से पहले बन जाएगा। क्यों बनेगा बताओ, क्योंकि इसका काम क्या है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको सपोर्ट करना। तो अगर पहले एम्ब्रियो को ये पता, एम्ब्रियो के लिए खाना होना चाहिए तभी तो ये ग्रो करेगा, तो इसीलिए क्या पहले डेवलप होगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट प्रीसीड मतलब पहले हो जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, हाईलाइट करके इसको लिखिए। तो अगर फ्यूजन तो दोनों के साथ में हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन एक साथ हो रहा है, पर पहले कौन डेवलप हो रहा है, अब कहीं पर पहले के जमाने में लोग, आपको याद है बस्तियां अलग अलग जगह पर सिविलाइजेशन जो होती थी नदी किनारे क्यों होती थी, क्योंकि उनको पता है यहाँ नदी है तो हम यहाँ खाना भी उगा सकते हैं, हम अपने काम भी कर सकते हैं, तो वो ऐसी जगह पर अपनी सोसाइटी डेवलप करते थे जहाँ वाटर अवेलेबल हो। वैसे ये एम्ब्रियो जो है पहले मेक श्योर करेगा कि मेरे लिए खाना है तभी तो मैं आगे डेवलप हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, अब ये पहले डेवलप तो होगा, और इस टिश्यू के अंदर क्या रहता है, देखिए इस टिश्यू में हमको मिलेगा फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल एंड ये यूज होता है न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, मतलब ये जो पेन हमारा एंडोस्पर्म का टिश्यू है, इसमें ढेर सारा खाना रहता है जो कि एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए यूज होता है। समझ में आया, चलिए लिखिए वाली लाइन भी शॉर्ट में लिखो,
हो गया? जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? तो बताइए मैंने अभी क्या पढ़ाया, अंजलि अभी क्या समझाया मैंने? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बारे में। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट मतलब हमारे आज की क्लास का टॉपिक क्या है फिलहाल में? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या हो रहा है और क्या क्या स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हमने एंडोस्पर्म स्टार्ट किया। एंडोस्पर्म कब बनता है अंजलि? हिंदी में बोलो, मतलब जानो। हाँ, प्रीसीड करता है, उसके पहले बनता है। और ऐसा क्यों है, पहले क्यों बनता है? हाँ? क्यों पहले बनता है? क्योंकि एंडोस्पर्म के पास वो फूड रिजर्व रहता है ताकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे सके। हाँ, तो पहले जब खाना आएगा तभी तो फिर एम्ब्रियो आगे बढ़ पाएगा, है ना? ठीक है, चले आगे। हो गया ये। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ सीड बेस्ड ऑन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अब सीड जो है आगे चल के तो सीड ही बनना है मेन, तो सीड किस टाइप की होगी, अलग अलग टाइप की सीड हम पढ़ेंगे किस बेसिस पे कि एंडोस्पर्म कैसा था उसका। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सीड हम पढ़ने जा रहे हैं किस बेसिस पे कि एंडोस्पर्म कैसा है उसका। पहले देखिए न्यूक्लियर टाइप। न्यूक्लियर टाइप मतलब न्यूक्लियस की बात हो रही है। इसमें क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली विदाउट साइटोकाइनेसिस। मतलब मैंने आपको बताया था फ्री सेल स्टेज, मतलब कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस का डिवीजन होता जाएगा और सेल वॉल नहीं बनेगी, सेल नहीं बन रही है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होते जा रहे हैं। सेल वॉल नहीं बन रही तो सेल नहीं है, सिर्फ किसका डिवीजन हो रहा है? न्यूक्लियस का। तो पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर टाइप की सीड। इसमें क्या होता है, पेन एक के बाद एक डिवाइड होता जाएगा, मतलब एक से दो, दो से चार कंटिन्यूसली डिवाइड होगा, पर सिर्फ इसका न्यूक्लियस, सेल वॉल नहीं बन रही है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई इन सेल। इस वजह से क्या हो जाता है, देखिए ये एक था, ये सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये दो में डिवाइड हुआ, ये इतने में डिवाइड हुआ, ये इतने में डिवाइड, क्या ये सेल डिवाइड हो रहे हैं? सेल तो एक ही है। तो क्या देखने को मिलता है, फ्री न्यूक्लियाई इन सेल। कैसी स्टेज मिल रही है? फ्री न्यूक्लियाई इन सेल, मतलब ढेर सारे न्यूक्लियाई एक सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज फॉर्म एंड न्यूक्लियाई गेट अरेंज्ड एट पेरिफेरी। अब क्या होता है, एंड में बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है और ये जो सारी फ्री सेल्स थी ये पेरिफेरली अरेंज हो जाती, मतलब बाउंड्रीज पे अरेंज हो जाती हैं। सेल वॉल इज फॉर्म फ्रॉम द पेरिफेरी टुवर्ड्स द सेंटर। अब एंड में सेल वॉल बन रही है कोने से, मतलब बाउंड्री से अंदर की तरफ। दिख रहा है आपको इसमें? यहाँ नहीं है। सबसे पहले क्या हुआ, एक सेल है, उसके अंदर हमारा एक न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है पर सेल डिवाइड नहीं हो रही। एंड में यहाँ पर क्या होता है, एक वैक्यूल आ जाता है, बड़ा सा एयर का पाउच एक समझ लो, और ये सेल्स को, ये न्यूक्लियाई को क्या कर देता है, कोने कोने में बाउंड्री पे अरेंज कर देता है। और एट द एंड हमको जब सेल वॉल सेल्स बनना स्टार्ट होती है, वो रैंडमली नहीं बनती, वो कहाँ बनती है, पेरिफेरी पे। ठीक है, बॉर्डर से अंदर की तरफ बन रही है। क्या यहाँ बन रही है, क्या यहाँ बन रही है? नहीं, बॉर्डर से लगी हुई सेल हमको देखने को मिलती है। कौन सी सीड में? न्यूक्लियर टाइप सीड में। इसके एग्जांपल है मेज, राइस, व्हीट, कॉर्न एंड सनफ्लावर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले सीड के बारे में पढ़ने, किस किस तरह की सीड हो सकती है, किस बेसिस पे कि उसका एंडोस्पर्म कैसा है ना। उसमें हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा शिवांश? न्यूक्लियर टाइप। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है। माइटोसिस मतलब नंबर बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है और न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, सेल फिलहाल डिवाइड नहीं हो रही। फिर हमको देखने को मिलता है जब ये फ्री सेल न्यूक्लियस स्टेज आ जाती है जिसमें ढेर सारे न्यूक्लियस बन गए, सेंटर में एक वैक्यूल बन जाता है जो इन सेल को क्या कर देता है, कोने से अरेंज कर देता है, पेरिफेरी से अरेंज कर देता है। और फिर जब साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब जब सेल बनती है तो वो पेरिफेरी से सेंटर की तरफ बनती है, बॉर्डर से अंदर की तरफ। ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल भी लिखिए और बहुत शॉर्ट में जल्दी से लिखना है हमें।
चले आगे। समझ के लिखना। क्या एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल हमें याद रखना है। हो गया भाई। चलो अंजनी जल्दी से न्यूक्लियर टाइप सीट के बारे में बताओ, क्या पढ़ाना है। समझाओ, देख कर ही बताओ। और उसके बाद कांटेज में डिवाइड होते हैं, फिर सेल डिवाइड नहीं होते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, और फिर उसके बाद में साइटोकाइन जो होता है वैक्यूम। रखियो, साइटोकाइन नहीं आया, कहाँ से आया साइटोकाइन। फिर क्या होता है, हाँ न्यूक्लियस ढेर सारी बन गई, इस स्टेज को क्या कहते हैं। तो ढेर सारे न्यूक्लियस बन गए एक ही सेल के अंदर, तो क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियाई स्टेज, है ना। जब ऐसा कहीं क्वेश्चन आए फ्री न्यूक्लियर स्टेज, तो इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस ढेर सारे बन गए हैं पर सेल वॉल नहीं है अभी उसमें। कल एक एग्जांपल बताया था फ्री न्यूक्लियर स्टेज का, क्या बताया था, कहाँ देखने को मिलती है, किस फ्रूट में, कहाँ में, फ्री न्यूक्लियर स्टेज बताए थे इसमें, कोकोनट में, कोकोनट वाटर में, है ना। कोकोनट वाटर क्या दिखा रहा था, फ्री न्यूक्लियाई स्टेज। चलिए अब न्यूक्लियर टाइप हो गया, अब हमारा सेकंड टाइप ऑफ सीड है सेल्यूलर टाइप सीड। ठीक है, क्या है सेकंड, इसमें क्या होता है देखिए, पेन जो रहता है इसमें कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है, न्यूक्लियस का डिवीजन, एंड साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का। तो यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियस के साथ सेल डिवीजन भी होता है, एंड टू सेल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफर डिवीजन। अब इसमें सेल डिवीजन भी हो रहा है, सेल्यूलर टाइप में सेल डिवीजन भी हो रहा है, न्यूक्लियस टाइप में सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था, एट द एंड में सेल वॉल बन रही थी। ठीक है, चलिए इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, इसको सेल्यूलर टाइप की सीड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें सेल्यूलर, इसका टेम्परेचर कम करना, इट इज नॉट वेरी कॉमन। अब न्यूक्लियर टाइप वाली सीड बहुत कॉमन है, पर सेल्यूलर टाइप की सीड क्या होती है, लेस कॉमन। इसके एग्जांपल है पेट्यूनिया। पेट्यूनिया देखा आपने कितनी जगह है, ये एग्जांपल बहुत आता है। पेट्यूनिया आपने कितनी सारी जगह पढ़ा है, कहाँ का पढ़ा है, इसके सारे एग्जांपल्स आप एक आखिरी में समरी टाइप की लिख लेना। पेट्यूनिया, बल्सम एंड धतूरा में हमको क्या मिलता है, सेल्यूलर टाइप की सीड, मतलब ये कॉमन नहीं है। तो हेडिंग डालिए सेल्यूलर टाइप सीड, और इसमें लिखिए पेन में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, और उसके डायग्राम बना के लिखिए साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल डिवीजन भी हो रहा है एंड न्यूक्लियर डिवीजन भी हो रहा है। सेल्यूलर टाइप में हमको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों का डिवीजन मिल रहा है, और न्यूक्लियर टाइप में हमको सिर्फ किसका मिल रहा है, एंड में मिल रहा है हमारा सेल वॉल फॉर्मेशन।
हो गया? पूरा पूरा सेंटेंस लिख लो क्या? अब मैं लिखाऊंगी इसके बाद। चलो, हो गया सेलुलर टाइप, न्यूक्लियर टाइप। अब आता है हमारा हेलोबियल टाइप। थर्ड क्या है? लिखो हेलोबियल टाइप। थर्ड इज हेलोबियल टाइप। ना वो इसी को रिमोट दो। चले, हेलोबियल टाइप में क्या है देखिए, हमने पढ़ा था कि जो हमारा एम्ब्रियो सैक रहता है इसके दो एंड्स है। क्या थे? एक और एक चलाजल है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं इस वाले में, जो हमारा फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट इन लार्ज माइक्रोपाइलर सेल एंड स्मॉल चिलाजल सेल। यहाँ पर डिवीजन कैसे हो रहा है? एक बड़ा सा माइक्रोपाइलर सेल मिल रहा है, चेंबर देख रहे हैं, बड़ा है, बड़ा है, और छोटा सा चिलाजल चैम्बर मिल रहा है। तो डिवीजन इक्वल नहीं हुआ, हमारा चिलाजल चैम्बर छोटा सा मिला और बड़ा सा माइक्रोपाइलर चैम्बर मिला। ठीक है, अब ये दो सेल्स जो है, छोटी वाली कौन सी है और बड़ी वाली कौन सी है? अब क्या हुआ, चिलाजल सेल डिवाइड लाइक सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। इसमें क्या होगा, जो चिलाजल वाला है जो छोटा है, इसमें सेल्यूलर टाइप डिवीजन होगा, सेल वॉल के साथ वाला। और जो हमारा माइक्रोपाइलर वाला है, इसमें फ्री न्यूक्लियर फैशन देखने को मिल रहा है। मतलब इसमें दोनों चीज हो रही है, चिलाजल में सेल्यूलर, माइक्रोपाइलर पे फ्री न्यूक्लियाई वाली स्टेज देखने को मिल रही है। ठीक है, hence हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर एंडोस्पर्म। समझ में आया? इट इज कॉमन इन मोनोकोटिलीडॉन्स। ठीक है, अब मोनोकोट्स में हमको मिलता है हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म या हेलोबियल सीड्स मिलती है। ठीक है, इसके एग्जांपल है एर्यूरुस। ठीक है, तो इसमें लिखिए हेलोबियल टाइप में सबसे पहले फर्स्ट डिवीजन में क्या होगा, लिखिए फर्स्ट डिवीजन और एरो बना के लिखिए, फर्स्ट डिवीजन एरो बना के लिखिए, लार्ज माइक्रोपाइलर सेल। फर्स्ट डिवीजन में मिलेगा लार्ज माइक्रोपाइलर सेल एंड स्मॉल चिलाजल सेल। ठीक है, इसे लिखिए लार्ज माइक्रोपाइलर सेल एंड स्मॉल चिलाजल सेल। जो ये आपको जिस तरीके से यहाँ लिखा है, ये आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, आप ये नोट्स नहीं पढ़ोगे, हमको ऐसे एरो बना के लिखना है छोटे छोटे में। अब लिखिए लार्ज माइक्रोपाइलर सेल जो है, इसमें क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर फैशन मिलेगा। लार्ज वाले में क्या मिलेगा? फ्री न्यूक्लियर फैशन। और चिलाजल सेल में मिलेगा सेल्यूलर एंडोस। अब ये फ्री न्यूक्लियर और चिलाजल सेल्यूलर क्या, यहाँ तक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लार्ज वाले में क्या मिल रहा है, माइक्रोपाइलर वाले में फ्री न्यूक्लियर, एंड चिलाजल में वो स्मॉल है और उसमें हमें सेल्यूलर मिल रहा है। सी से चिलाजल, सी से सेल्यूलर। ठीक है, हो गया यहाँ तक? तो एट द एंड लिखिए हेलोबियल, लिख के लिखिए हेलोबियल इज इक्वल टू न्यूक्लियर प्लस सेल्यूलर एंडोस्पर्म। हेलोबियल में हमको क्या मिल रहा है, हेलोबियल इज इक्वल टू न्यूक्लियर प्लस सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, और मोर कॉमनली हमको ये कहाँ मिलता है, मोनोकॉट्स में। एग्जाम्पल लिख लो, एरियोम्यूरस।
चलिए, तो अभी क्या पढ़ा हमने, जल्दी से बताओ मुझे, क्या पढ़ा आज की क्लास में हमने? सबसे पहले पोस्ट फर्टिलाइजेशन की इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर। उसमें सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? एंडो, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या था? ठीक है। इसके बाद इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? बिफोर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और ये काम क्या करता है? एंड नरिशमेंट फॉर एम्ब्रियो। ठीक है। अब हमने टाइप्स ऑफ सीड पढ़ी। हर्ष, 3 टाइप की सीड्स बताओ, कौन कौन सी पढ़ी हमने? न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप और है, एलोबियल। हाँ। तो मोनोकॉट्स में हमें कॉमनली क्या मिलती है? और वैसे कॉमनली क्या मिलती है? न्यूक्लियर टाइप। और अनकॉमन कौन सी है, थोड़ी सी लेस कॉमन, है ना? अब सेलुलर टाइप में क्या होता है शिवांश? न्यूक्लियस और सेल दोनों डिवाइड। कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो रहा है, सेल भी डिवाइड हो रही है ना? इसके बाद कौन? पेन में। हेलोबियल में क्या हो रहा था? पहला डिवीजन हो रहा था और 2 चेंबर बन रहे थे। पहले डिवीजन में 2 चेंबर कौन से बने थे? कौन सा बड़ा था, कौन सा छोटा था? चलाजल में छोटा था और माइक्रोपाइलर बड़ा था। हाँ, चलाजल में हमको किस टाइप का डिवीजन मिल रहा था? न्यूक्लियर टाइप। सी से चलाजल, सी से सेलुलर बोला था ना? तो चलाजल में क्या मिल रहा है हमको? और माइक्रोपाइलर में फ्री न्यूक्लियर, है ना? ये दोनों हमको देखने को मिलता है। अब न्यूक्लियर टाइप आप लोग कर लेंगे। चले आगे, चलिए अब आते हैं हम इसके बाद टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म किस बेसिस पे? उनके यूटिलाइजेशन के बेसिस पे। मतलब ये बना क्यों एंडोस्पर्म? एम्ब्रियो को सपोर्ट करने के लिए। अब खाना अगर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पूरा खत्म हो गया तो एक टाइप बनेगा, और अगर कुछ रह गया तो दूसरा टाइप बनेगा। समझ में आया? तो यूटिलाइजेशन के बेसिस पे कि बचा है कि पूरा एंडोस्पर्म खत्म हो गया है सीड में या आगे जाकर, इस बेसिस पे 2 में डिवाइड किया है, एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। पहला डिवीजन टाइप ऑफ सीड का हमने पढ़ा था किस बेसिस पे? कि एंडोस्पर्म का डिवीजन कैसा है ना? सेल्यूलर, न्यूक्लियर या हेलोबियल। पहला डिवीजन समझ में टाइप ऑफ सेल का। दूसरा डिवीजन हम इस बेसिस पे कर रहे हैं कि सीड में जब सीड बन रही है तो एंडोस्पर्म बचा है कि पूरी तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, तो लिखिए टाइप ऑफ सीड बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ एंडोस्पर्म। बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ एंडोस्पर्म। थोड़ा सा तेज करें क्योंकि क्लास हो नहीं पाएगी आज खत्म। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। चले, चलिए पहले एक तरफ लिखिए एंडोस्पर्म, दूसरी तरफ नॉन एंडोस्पर्म। हो गया। अब ऐसा सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म बचा है, रह गया है, वो है हमारी एंडोस्पर्मिक सीड। और जिसमें कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है डेवलपमेंट के टाइम, तो वो है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जैसे कि आप मटर या ये मूंगफली देखते हैं तो क्या इसमें कोई एंडोस्पर्म रहता है? पर क्या आप कोकोनट वाटर देते तो इसमें देखते हैं फ्लूइड रहता है, फ्लेशी मीट रहता है ना? चलिए ये है हमारे 2 एग्जाम्पल और ये नहीं लिख लीजिए आप। लिख लिया? तो बेस्ड ऑन एंडोस्पर्म यूटिलाइजेशन कितने 2 टाइप के सीड पढ़ा हमने?
अगर एंडोस्पर्म पूरी तरीके से डेवलपमेंट के टाइम यूज हो गया तो नॉन एंडोस्पर्मिक, पूरी तरीके से यूज हो गया तो, और रह गया तो एंडोस्पर्मिक एग्जाम्पल, और नॉन एंडोस्पर्मिक का। अब देखिए कल भी मैं क्लास में ये समझा चुकी हूँ, आपने सबने नारियल पानी कभी ना कभी तो पिया होगा, तो अंदर एक ये पानी टाइप का रहता है और एक ये व्हाइट फ्लैश जिसको मलाई कहते हैं, जिसको हम खाते हैं, है ना। तो देखिए क्या कहा है, जो व्हाइट कर्नल है, जो उसका सेमी सॉलिड पार्ट है जो हम खाते हैं, ये वो बता रहा है कौन से टाइप का डिवीजन, मल्टी सेल्यूलर सॉलिड, सेल्यूलर। और जो हमारा इनर लिक्विड है उसमें हमको मिलता है फ्री न्यूक्लियाई कंडीशन। ये एक यूनिक सो कोकोनट इज एक्सेप्शन, और इस पे क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में अलग से हाईलाइट करके दिया है। यहाँ हमको फ्री न्यूक्लिएटेड कंडीशन में मिल रही है पानी के फॉर्म में, एंड मल्टी सेल्यूलर वाली कंडीशन में मिल रही है वो व्हाइट कर्नल के फॉर्म में। उस व्हाइट मीट को क्या कहा है, व्हाइट कर्नल, व्हाइट कर्नल, ठीक है। तो हमें दोनों ही कंडीशन कोकोनट में मिलती हैगी, तो ये एक्सेप्शन है, और इस पर बहुत सारे स्टार एनालिसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। चले आगे, चलिए चलिए अब हमने एंडोस्पर्म की बात कर ली। डबल फर्टिलाइजेशन में जो दो चीजें बन रही थी, एंडोस्पर्म और दूसरा हमारा जो आगे चल के सीड बनेगा, मतलब जाइगोट की बात कर लेते हैं। तो एंडोस्पर्म ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंडोस्पर्म समझना है सबको, कैसे बन रहा है, उसके बेसिस पे सीड के टाइप्स क्या रहेंगे, ये भी समझ में आ गया। अब हेडिंग डालिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान दीजिएगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो अंजनी एम्ब्रियो बन कैसे रहा है, कैसे बन रहा है शिवांश एम्ब्रियो, एक्सेल मेल गैमेट मिलके जाइगोट बना है, फिर जाइगोट से क्या बन रहा है, समझ में आया किसकी बात कर रहे हैं, कैसे बन रहा है अंजनी, समझ में आया, अभी आया कि मैं बताऊं फिर से, तो क्यों यस मैम बोला। जब एग सेल और मेल गैमेट, दो मेल गैमेट थे ना, एक तो एंडोस्पर्म में चला गया बनाने में और एक बचा है, तो एक मेल गैमेट और हमारा एग जो है वो जब कंबाइन होते हैं तो बनता है हमारा जाइगोट, और जाइगोट आगे डिवाइड करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो। समझ में आया कहां से बन रहा है। अब देखिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सबसे पहले लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एम्ब्रियो बनता कहाँ है, डेवलप एट माइक्रोपाइलर एंड। क्यों माइक्रोपाइलर एंड पे क्या रहता है, क्या था उस जगह पे, कौन सी सेल्स थी, खोलो एनसीईआरटी बुक और डायग्राम देखो, एगेपार्टस था ना, वो देखो एक बार, था ना वहां पर, एनसीईआरटी खुली रखना अपनी। क्या मिल रहा है आपको माइक्रोपाइलर एंड पे, हाँ सिनर्जिड सेल है, एग सेल, है ना, और वहीं पर तो फ्यूजन हो रहा था, उसी जगह पर हमारा मेल गैमेट आके एग सेल से मिल रहा था। तो डेवलपमेंट कहाँ होगा, माइक्रोपाइलर एंड पे, स्टार बना के लिखिए, एम्ब्रियो डेवलप एट माइक्रोपाइलर एंड, एम्ब्रियो डेवलप एट, अगर एमसीक्यू में आएगा तो कर लोगे, और बहुत ही कॉमन सी बात है क्योंकि एग वहीं पर था माइक्रोपाइलर एंड पे। अब इन्होंने क्या बताया, देखिए जहां पर जाइगोट बन रहा है, ज्यादातर जाइगोट जो है, जाइगोट कहाँ बन रहा है, पहले तो कहाँ मिल रहा है, हमारे ये माइक्रोपाइलर एंड पे। ज्यादातर जाइगोट डिवीजन अपने अंदर तभी स्टार्ट करते हैं जब थोड़ा बहुत अमाउंट में एंडोस्पर्म बन जाता है, ठीक है। क्या लिखा है फिर से पढ़िए, मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली द सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। तो जाइगोट आगे की स्टेप तभी करता है जब थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बन जाता है। दिस इज एडेप्टेशन, ये जाइगोट का एक एडेप्टेशन है। क्यों, ये एश्योर करने के लिए, ये मेक श्योर करने के लिए अगर मैं डिवाइड करता हूं तो न्यूट्रिशन अवेलेबल है कि नहीं एम्ब्रियो के लिए। समझ में आया, जैसे हमने भी पढ़ा ना, एंडोस्पर्म प्रिसीड करता है डेवलपमेंट में, पहले बनता है एम्ब्रियो के।
तो ये जाइगोट का अडेप्टेशन क्या देखने को हमको मिलता है कि वो थोड़ा देर रुका रहता है, डिवीजन को रोक देता है, जब तक ये मेक श्योर नहीं कर लेता कि कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म बन गया है, ताकि अगर एम्ब्रियो बनता है तो उसको खाना पीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझ में आया? दिस इज अडेप्टेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस या फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सीड। अब किस तरीके से एम्ब्रियो डेवलप होगा, ये किस तरीके की सीड है इस पर डिपेंड करता है। मतलब मोनोकॉट सीड, जी मोनोकॉट मतलब वन कॉटलीडॉन, जिन सीड्स में वन कॉटलीडॉन है मोनोकॉट सीड, और जिनमें दो कॉटलीडॉन है डाइकॉट सीड, दोनों का एम्ब्रियो के बनने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? चलिए लिखिए, इसमें सबसे पहले ये लिखो, ये लिखिए डेवलपमेंट माइक्रोपाइलर है, फिर उसके बाद लिखिए स्टार बना के एडेप्टेशन ऑफ जाइगोट, एडेप्टेशन ऑफ जाइगोट, और उसके सामने डैश करके लिखिए zygote divide only certain amount of endosperm is formed to assure nutrition to developing embryo. Zygote divide only after some amount of endosperm is formed. Zygote divide only after some amount of endosperm is formed to assure nutrition for developing embryo. To assure nutrition for developing embryo. तुम दोनों इतने दिन से कहाँ थे? पढ़ रहे थे? अभी तो अगले ही महीने अब एग्जाम है, इस टाइम कौन घर जाता है? तबीयत सबको सही रखना है, कि नीट के दिन डायरिया चालू हो गया, ऐसा कुछ नहीं करना है। तुमको क्या हो रहा है? सबकी ये लोग कुछ शील्ड भी लगा के लग रहा है, इन लोग की तो नहीं हो रहा। अब तब भी आया, क्लास नहीं मिस की उसने। चलिए ठीक है, समझ में आया? वही तबीयत ध्यान रखो अपना अपना। चलिए, टू टाइप ऑफ सीड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉटलीडॉन। अब हम बात करेंगे कितना कॉटलीडॉन प्रेजेंट है इस बेसिस पे सीड का टाइप। हमने कितनी टाइप की सीड अभी तक पढ़ ली? पहला, सीड किस बेसिस पे, एंडोस्पर्म का डिवीजन कैसा है। दूसरा, सीड किस बेसिस पे है, यूटिलाइजेशन ऑफ एंडोस्पर्म कैसा है। तीसरा सीड हम पढ़ रहे हैं कॉटलीडॉन कितना है। समझ में कितनी टाइप की सीड्स हमने पढ़ ली। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉटलीडॉन दो है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। लिख लीजिए, एक तरफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, और आपको पता है इसमें वन कॉटलीडॉन है, इसमें टू। चलिए, अब हम यहाँ पढ़ेंगे, देखिएगा मैंने अभी बताया ना, सीड डोरमेंसी में भी जा सकती है, मतलब सीड सालों साल पड़ी रह सकती है, उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ग्रो कर जाएगी। आपने देखा है कई बार कोई बंजर जमीन पर वहां बारिश हो गई अच्छे से तो वहां पेड़ उगाते हैं। तो ये कह रहे हैं, देखिए जब कॉटलीडॉन जो होता है हमारा, ये पहली लीव होती है, फर्स्ट लीव होती है, जो सीड के जर्मिनेशन के बाद ग्रो होती है। मतलब सीड जर्मिनेशन मतलब अब हमारी सीड रेडी है डेवलप होने के लिए, सॉइल में से प्लांट निकालने के लिए, रूट बनाने के लिए, शूट बनाने के लिए। तो फर्स्ट लीव, पहली पत्ती जो निकलती है सीड के जर्मिनेशन के बाद, वो है कॉटलीडॉन। समझ में आया? पहले स्टार बना के लिखिए, कॉटलीडॉन आर द फर्स्ट लीव टू अपीयर फ्रॉम germinating seed. जर्मिनेशन मतलब उस सीड से पेड़ बनने का प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, डोरमेंसी से बाहर आ रही है। हेलो, कहाँ पर आप भैया? नहीं, आप रख दो जाके, वहां पर करके मैं कर दे रही हूँ। कितने करना है? क्या मंगाया मैंने इसमें?
अच्छा ओके 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 ओके, ठीक है। आप एक काम करो, घर से भेजो पहले, रख दो मोबाइल करने। क्या आपको खुद ही अंदर जाना पड़ेगा, कोई है नहीं। ये भी लिख लो कि डेवलपमेंट दोनों चीज का अर्ली स्टेज पे सेम रहता है, मतलब दोनों जो जर्मिनेट होती है पेड़ बनने के लिए स्टार्टिंग में सेम रहती है, फिर बाद में डिफरेंट क्या होता है वो मैं अभी बताती हूँ। हेलो, घर के सामने नाम क्या? हाँ उसी में फर्स्ट फ्लोर पे चले जाइए। फिर भैया सब चले जाता, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो नहीं कर पाओगे आप, उसमें कपड़े हैं। एक काम करिए, आप बेल बजाइए, दे दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगा, मुझे लिंक भेज दो। सब सो रहे होंगे आप, चले जाइए ऊपर फ्लोर पे, रख दीजिए, कोई इशू नहीं। हाँ वही मैं कह रही हूँ, वहाँ रख दीजिए। वो लॉक नहीं है वो। भैया 2 घंटे बाद दे सकते हो? हाँ ठीक है, आप क्यूआर भेज दो, पेमेंट करो। अब हेडिंग डालो एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकॉट। पहले हम पढ़ेंगे कि डाइकॉट में किस तरीके से एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है, ठीक है। हेलो, अच्छा भैया दे दिया उनको आपने? ठीक है, मैं कर रही हूँ। चलो, अब मैंने बताया कि अर्ली स्टेज में दोनों ही जो हमारी सेल हैं इनका क्या सेम हैगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब हम पढ़ रहे हैं ना कि ये दोनों जर्मिनेट कैसे होती है, इनका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है दोनों तरीके की सीड में, तो अर्ली स्टेज में तो सेम है। आगे क्या होता है डाइकॉट में, एक मिनट रुकना। चलो ये हेडिंग डाल दी है, पहले थ्योरी लिख लेते हैं इसकी, लीजिए मैं बता रही हूँ, एक मिनट। चलो लिखो सबसे पहले, जाइगोट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली। जाइगोट डिवाइड ट्रांसवर्सली, देखिए ट्रांसफर डिवीजन आपको देखने को मिल रहा है, डिवाइड हो रहा है ट्रांसवर्सली। जाइगोट डिवाइड ट्रांसवर्सली एंड फॉर्म 2 सेल्स, और बना रही है 2 सेल्स। तो हमारे जाइगोट में ट्रांसफर डिवीजन होता है और बनाते हैं ये 2 तरीके की सेल। पहला लिखिए टर्मिनल या एपिकल सेल, देखिए यहाँ मिल रहा है टर्मिनल या एपिकल सेल। यहाँ से पूरे पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलिएगा। ये मोनोकोट और डाइकोट का ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, ये सबसे कॉन्सेप्चुअल है, छोटा सा टॉपिक है पर थोड़ा समझने की जरूरत है। तो पहला फर्टिलाइज्ड एग का के अंदर ट्रांसफर डिवीजन हुआ है ना, ट्रांसफर्स हुआ, लैटरल नहीं हुआ है। तो ट्रांसफर डिवीजन में हमको 2 सेल मिली, एपिकल या फिर टर्मिनल सेल और दूसरी बेसल सेल। चलिए अब इसमें लिखिए
टर्मिनल सेल जो रहेगी फॉर्म्स एम्ब्रियो, टर्मिनल सेल्स फॉर्म एम्ब्रियो। अब ये एपिकल वाली जो है ये बनाएगी हमारी एम्ब्रियो को, एपिकल सेल चल के बनाएगी फॉर्म्स एम्ब्रियो। हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसे ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है, बेबी बनता है, कैसे कैसे स्टेजेस आती हैं, वैसे हम पढ़ रहे हैं कि फ्लावरिंग प्लांट में एंजियोस्पर्म्स में कैसे नया पेड़ बन रहा है ना। एंड फॉर्म्स, ये जो है बेसल सेल क्या बनाती है, फॉर्म्स सस्पेंसर, सस्पेंसर। ठीक है, तो यहां देखिए डायग्राम साथ में दिखाते हुए चलेंगे। देखिए पहले ये सेल आई, ठीक है, ये यहाँ पर एपिकल वाली जो है आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगी, और जो हमारी बेसल सेल बनाएगी सस्पेंसर। समझ में आया, देखा सबने? चलिए इसके बाद क्या होगा, लिखिए टर्मिनल सेल, जो हमारी टर्मिनल सेल है, ये तो मैंने डायरेक्टली बता दिया क्या बनाएगी, पर स्टेप्स क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखिए टर्मिनल सेल, अब इसमें होगा वर्टिकल डिवीजन, एंड ये फॉर्म करेगी हमारी 4 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज। ठीक है, फॉर्म करेगी हमारी 4 सेल्ड स्टेज। तो आपने देखिए पहला डिवीजन जो था वो ट्रांसवर्स था, दूसरा डिवीजन टर्मिनल वाले में कैसा रहा, वर्टिकल। पहले ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ। ठीक है, इसके बाद आएगी हमारी 8 सेल स्टेज, जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट स्टेज। ऑक्ट मतलब 8 ना, ऑक्टेट स्टेज, ऑक्टेट स्टेज। इसके बाद हमारी आएगी ग्लोब्यूलर स्टेज, ग्लोब्यूलर स्टेज। ठीक है, तो टर्मिनल वाला एपिकल वाला जो पार्ट है हमारा, जो डिवीजन के बाद क्या बना रहा है, पहले 4 सेल स्टेज, देन 8 सेल स्टेज, देन ग्लोब्यूलर स्टेज। इसको देखेंगे, यहाँ पे देखिए पहले क्या हुआ, पहले ही हमारा एपिकल और बेसल, टर्मिनल वाला एम्ब्रियो बनाएगा, ये सस्पेंसर बनाएगा। तो यहाँ देखिए पहले 4 सेल स्टेज देखने को मिली, फिर इसके बाद ऑक्टेन स्टेज आती है। 4 सेल स्टेज को आई शेप्ड एम्ब्रियो भी कहते हैं। 4 सेल स्टेज के सामने लिखिए आई शेप्ड एम्ब्रियो, क्योंकि देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये तो ऐसे चौड़ी हो जाएगी 4 पे, और ये सीधे यहाँ पर क्या है, आई टाइप पे नहीं दिख रहा, ये दोनों बॉटम जो है थोड़े से थिक और सेंटर में हमारी आई है। तो 4 सेल स्टेज को क्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी आ गई ग्लोब्यूलर स्टेज, मतलब स्फेरिकल शेप ले लेता है। ग्लोब्यूलर के ब्रैकेट में लिख दी स्फेरिकल,
गोल से एम्ब्रियो बन के रेडी हो जाता है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, ग्लोब्यूलर स्टेज। अब यहाँ पर भी आप देख लो, फिर लिखाते हैं, ये तो एक नॉर्मल है, अभी कुछ डिवीजन नहीं है, इसके बाद यहाँ पे ऐसे डिवीजन स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो इसको पहले लिखते हैं, फिर वापस देखेंगे। देखिए अब बेसल सेल, टर्मिनल सेल के बारे में, एपिकल सेल के बारे में पढ़ लिया। अब बेसल सेल में क्या मिलेगा, बेसल सेल में हमको देखने को मिलेगा रिपीटेड डिवीजन, और ये फॉर्म करेगी 6 सेल स्टेज, देन 10 सेल फिलामेंट, और जब ये ऐसे फिलामेंटस डिवाइड होके इस स्टेज को हम कहते हैं सस्पेंसर, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से बेसल सेल में डिवीजन हो जाता है और 10 सेल स्टेज आ जाती है, सेल के डिवीजन देखने को मिल जाते हैं, तो उस टाइम पे इसको कहते हैं सस्पेंसर। अब सस्पेंसर के बारे में लिखिए एक दो चीजें। फंक्शन क्या है सस्पेंसर का, सस्पेंसर का फंक्शन क्यों है, ये काम क्या करता है, फंक्शन लिखिए, पुशेस एम्ब्रियो इनटू एंडोस्पर्म। जो हमारा एंडोस्पर्म था, जो एम्ब्रियो को खाना पीना नरिशमेंट देगा, समझ लो जैसे प्लेसेंटा और बेबी हो गया और अम्बिलिकल कॉर्ड हो गई, तो वैसे ही ये जो एम्ब्रियो है बना, इसको नरिशमेंट किससे मिल रहा है, एंडोस्पर्म से। तो इसको पुश कौन कर रहा है, फिलामेंटस ट्यूब, सस्पेंसर जो है इस एंडोस्पर्म से किसको जोड़ रही है, हमारे एम्ब्रियो को, ठीक है। तो लिखिए पुशेस एम्ब्रियो इनटू एंडोस्पर्म, pushes embryo into endosperm, pushes embryo into endosperm and provide nutrition, provide nutrition। सस्पेंसर का काम समझ में आया। इसके बाद एक स्टार बना के पॉइंट लिख लीजिए, सस्पेंसर इज टेम्पररी, सस्पेंसर इज टेम्पररी बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्ली न्यूट्रिशन। तो ये सस्पेंसर एक टेम्पररी चीज है, पर अर्ली टाइम में जब एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, न्यूट्रिशन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। सस्पेंसर इज टेम्पररी बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्ली न्यूट्रिशन। हो गया। अब ये जो ग्लोब्यूलर स्टेज थी ना, जिसमें हमारा एम्ब्रियो स्फेरिकल हो जा रहा है, तो इस स्टेज तक हमारा सस्पेंसर जो है मैक्सिमम फॉर्म में डेवलप हो चुका है। मतलब जितना डेवलप होना था स्टेज में, जितना डेवलप हो गया, यही इतना ही डेवलपमेंट इसमें होना रहता है। तो लिखिए सस्पेंसर बिकम फुल्ली डेवलप्ड बाय ग्लोब्यूलर स्टेज, सस्पेंसर बिकम फुल्ली डेवलप्ड बाय ग्लोब्यूलर स्टेज, suspensor become fully developed by globular stage and disappear later, does not present in mature embryo, does not present in mature embryo। Suspensor become fully developed by globular stage, disappear later and does not present in mature embryo। मतलब इस सस्पेंसर का काम कहां तक लिमिटेड है, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो में ही, ठीक है। कहां तक लिमिटेड है, मतलब अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो में ये दो काम कर रहा है। पहले तो एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प कर रहा है, उससे न्यूट्रिशन लेने में हेल्प कर रहा है, थोड़ा दिन रहता है, पर अर्ली स्टेज में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में बहुत जरूरी है क्या। तो अगर क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी चीज जो है वेरी वाइटल, वेरी क्रूशियल इन दी अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो क्या रहेगा, सस्पेंसर, क्योंकि ये एंडोस्पर्म में से न्यूट्रिशन लेने में हेल्प कर रहा है एम्ब्रियो को। समझ में आया। चलिए, ये जो आता है ना अंदर अंदर से क्वेश्चन, वो इन्हीं टॉपिक से आता है, यही टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आता है अंदर अंदर के। चलिए अब हम देखेंगे, एक स्टेज आती है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये इसके बाद ये ग्लोब्यूलर के बाद यहाँ तो हमारा सस्पेंसर फुली डेवलप हो गया है,
पर अभी एम्ब्रियो और डेवलप होगा, है ना। एम्ब्रियो में हमने देखा पहले तो वो सिंगल था, उसके बाद डिवाइड होके 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज में इसको क्या कहा, आई शेप्ड एम्ब्रियो। फिर ऑक्टा 8 सेल स्टेज मिली, फिर ग्लोबुलर स्टेज मिली। अब फर्दर जब ये और डेवलप होगा तो ये देखिए कुछ हार्ट शेप का ये एम्ब्रियो बन जाता है, अनइवन डेवलपमेंट। कौन से एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करें, किस चीज के एम्ब्रियो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, डाइकॉट, ठीक है। तो डाइकॉट में हमें क्या मिला कि अब थोड़ी देर बाद ग्लोबुलर के बाद क्या मिलेगा, लिखिए अनइवन ग्रोथ। ग्लोबुलर लिखा था, उसके सामने एरो बना के लिखो, ग्लोबुलर के सामने एरो बना के लिखिए हार्ट शेप स्टेज, हार्ट शेप्ड स्टेज लिखी हुई है, हार्ट शेप्ड स्टेज। ब्रैकेट में ट्रायंगुलर लिख लो, इस स्टेज को ट्रायंगुलर भी कहते हैं, ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है आपको यहाँ, है ना। तो ग्लोबुलर के बाद हमको क्या मिली, हार्ट शेप स्टेज या फिर ट्रायंगुलर स्टेज। इसमें क्या डेवलप होता है, एरो बना के लिख लीजिए, इसमें डेवलप्स 2 कॉटलीडॉन, ये जो 2 निकल रहे हैं ना इस तरीके से, ये एक्चुअल में 2 कॉटलीडॉन बन रहे हैं। तो इसमें क्या मिलेगा हमको, हार्ट शेप या ट्रायंगुलर शेप स्टेज में 2 कॉटलीडॉन डेवलप एंड शॉर्ट एम्ब्रियोल एक्सिस डेवलप होती है। इसमें क्या क्या मिलता है, 2 कॉटलीडॉन, और ये दिख रहा है सेंटर में 2 कॉटलीडॉन जहां से जुड़े हुए एक दूसरे से, है ना। दिस इज एम्ब्रियल एक्सिस। तो छोटी सी एम्ब्रियल एक्सिस और 2 कॉटलीडॉन हमको देखने को मिलते हैं ट्रायंगुलर या हार्ट शेप स्टेज में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार बना लीजिए, अगर पूछा जाए कि कॉटलीडॉन कहां से दिखने स्टार्ट होते हैं या शॉर्ट एम्ब्रियल एक्सिस कौन सी स्टेज में हमें डाइकॉटलीडॉन में दिखने मिलती है, तो दैट इज ट्रायंगुलर या हार्ट शेप स्टेज में, ठीक है। ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है, हार्ट शेप स्टेज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नीट में पूछा जाता है। यही क्वेश्चन पूछने की अपीयरेंस ऑफ कॉटलीडॉन कहाँ आती है, तो कहाँ आती है, कौन से स्टेज पे आती है अपीयरेंस ऑफ कॉटलीडॉन, स्टार बनाया, हाईलाइट किया, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलो अब देखिए, अब क्या बनेगा, आपको दिख रहा है ये जो हमारा एम्ब्रियो और सस्पेंसर जहां जुड़ रहा है ना, इस पार्ट को कहते हैं हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो लिखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हाइपोफिसिस फॉर्मेशन, हाइपोफिसिस फॉर्मेशन, हाइपोफिसिस फॉर्मेशन। ऐसे क्वेश्चन लगा रहे हो, शनाया लगाए थे क्वेश्चन, इसके बन रहे हैं, तुम लोग लगा रहे हो, तुम लगाओ क्वेश्चन। चलो हाइपोफिसिस फॉर्मेशन, इसमें लिखिए पार्ट ऑफ अटैचमेंट टू सस्पेंसर, जिस जगह पे ये एम्ब्रियो सस्पेंसर से जुड़ रहा है उसको क्या कहते हैं, हाइपोफिसिस। अब यहां से ओरिजिनेट होती है रूट आगे चल के, तो लिखिए फॉर्म्स रूट एपेक्स एंड रूट कैप। हाइपोफिसिस से क्या निकलेगा, रूट एपेक्स एंड रूट कैप। तो अगर ओरिजिन ऑफ पूछा जाए किस पार्ट से ओरिजिनेशन होता है हमारे रूट कैप का, रूट कैप क्या होता है, जो रूट बनती है उसके ही टिप पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ये दोनों कहां से ओरिजिनेट होते हैं, हाइपोफिसिस, ठीक है। हाइपोफिसिस इज इक्वल टू रूट ओरिजिन। अब आगे पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियल एक्सिस। चलिए, अब एम्ब्रियल एक्सिस ये हमारा मेच्योर एम्ब्रियो आ गया डाइकॉट सीट का। देखिए 2 कॉटलीडॉन दिख रहे हैं हमको, है ना। यहाँ पर एम्ब्रियल एक्सिस है, जहां पर दोनों कॉटलीडॉन्स का सेंटर जो है जहां से हम उसे कट कर सकते हैं वो है एम्ब्रियल एक्सिस। अब हम पढ़ेंगे इस एम्ब्रियल एक्सिस को कंसिडर करते हुए कि ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या चीजें रहेंगी। तो डायग्राम बना देते हैं। एनसीईआरटी में एम्ब्रियल एक्सिस मार के क्या देखना है, उसका डायग्राम नहीं बनाओ।
डाइकॉट सीट का डायग्राम है कोई? वो तो होगा। दिया ही नहीं। चलो एम्ब्रियल एक्सिस के बारे में लिखो क्या होता है। एम्ब्रियल एक्सिस डाइकॉट में क्या होता है बता रही हूँ। एम्ब्रियल एक्सिस इज सेंट्रल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर connecting two cotyledons. Central cylindrical structure connecting two cotyledons. एनसीईआरटी का डायग्राम लिखो एक मिनट। ठीक है, यही डायग्राम आप लोग देखिए। ये दो कॉटलीडॉन है, ये सेंटर में क्या है इसकी एम्ब्रियल एक्सिस है। ऊपर वाला हिस्से को क्या कहेंगे, नीचे वाले क्या हिस्से को कहेंगे, ये मैं बताती हूँ। चलो अब हम इस एक्सिस जहां ये दोनों कॉटलीडॉन जुड़ रहे हैं, इस एक्सिस के बेसिस पे देखेंगे कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो लिखो अबव कॉटलीडॉन, जो कॉटलीडॉन के ऊपर वाला हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, कॉर्ड एपिकोटाइल। इसको क्या कहते हैं, एपिकोटाइल। EPICOTY, एपिकोटाइल। और ये एपिकोटाइल आगे चल के क्या बनाएगा, प्लिम्यूल। एंड्स इन प्लिम्यूल, PLUMULE, एंड्स इन प्लिम्यूल। This ends in plumule. के ऊपर वाला इसको कहते हैं एपिकोटाइल, तो आगे चल के बनाएगा प्लिम्यूल। और ये प्लिम्यूल जो है आगे चल के बनाएगा हमारा, लिखिए, शूट टिप। पेड़ के जो ऊपर वाला हिस्सा है, शूट वाला हिस्सा, ये क्या बनाएगा, शूट टिप। अब नीचे लिखिए बिलो कॉटलीडॉन। कॉटलीडॉन के नीचे वाला जो हिस्सा है, बिलो कॉटलीडॉन, इस पे डायग्राम आता है, सीधे ABCD मार्क करके दे देंगे, पूछेंगे क्या है ये। नीचे वाला हिस्सा क्या है, हाइपोकोटाइल। एपी मतलब ऊपर, नीचे मतलब हाइपो, तो इसके नीचे है हाइपोकोटाइल, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल। तो बनाएगा रेडिकल, और रेडिकल आगे चल के बनाएगी रूट। ठीक है, आगे चल के बनाएगी रूट। तो देखिए क्या हो रहा है, कॉटलीडॉन के ऊपर, एम्ब्रियल एक्सिस के ऊपर वाला एपिकोटाइल, ये क्या बनाएगा, ऊपर का हिस्सा है तो पेड़ के ऊपर वाला पार्ट बनाएगा, शूट बनाएगा। और किससे बनाएगा, प्लिम्यूल से। और नीचे वाला हाइपोकोटाइल जो है वो बनाएगा रेडिकल, जो आगे चल के बनाएगा रूट एंड रूट टिप। ठीक है, तो एपिकोटाइल शूट बना रहा है, हाइपोकोटाइल रूट बना रहा है। ठीक है, अब रूट की जो टिप रहती है उस पर कवरिंग रहती है, उसको क्या कहते हैं, रूट कैप। ठीक है, रूट टिप इज कवर्ड बाय रूट कैप।
क्योंकि ये क्या करती है, रूट कैप जो है रूट को प्रोटेक्ट करती है जब ये ग्रो करेगी, है ना। देखिए यहाँ ये दो कॉटलीडॉन है, ये एम्ब्रियल एक्सिस है, इसके नीचे वाला ये जो सिलेंड्रिकल हिस्सा है ये बनाएगा हमें, ये रेडिकल ही आगे चल के क्या बना लेगा, रूट कैप। वो हिंदी प्लीन्यूल वाला हिस्सा एनसीईआरटी में भी नहीं। चलो मैं एक अलग से डायग्राम भेज दूंगी जिसमें आपको प्लीन्यूल रेडिकल सब दिखाई देगा, ठीक है। ये समझ में आया यहाँ तक। डाइकॉट में क्या हो रहा है, डाइकॉट सीड में दो कॉटलीडॉन मिल रहे हैं। कॉटलीडॉन फर्स्ट लीव है जो जर्मिनेशन के बाद हमें देखने को मिलती है। अब ये दोनों कॉटलीडॉन की सेंटर से एक एक्सिस जाती है जिसको हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस। अब इस एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा, कॉटलीडॉन के ऊपर वाले हिस्से को कह रहे हैं एपीकोटाइल, जो प्लीम्यूल बनाएगा, जो आगे चल के शूट बनाएगा। इसके नीचे वाला हिस्सा है हाइपोकोटाइल, जो क्या बनाएगा, रेडिकल, आगे चल के रूट बनाएगा, रूट कैप बनाएगा। रूट कैप जो है हमारे रूट को प्रोटेक्ट करती है तब कि जब ये ग्रो करता है सॉइल के अंदर। यहां तक समझ में आया। अब हेडिंग डालिए एम्ब्रियोजेनेसिस इन मोनोकॉट। अब हेडिंग डालिए एम्ब्रियोजेनेसिस इन मोनोकॉट। अब मोनोकॉट में कितनी सीट रहेगी, एक सीट रहेगी। देखिए यहां पर आप देखो, यहाँ पर ऐसे दो कॉटलीडॉन हमको देखने को मिल रहे हैं, दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये दो कॉटलीडॉन, ये देखिए एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और सेंटर में इनके एम्ब्रियल एक्सिस, ये दो कॉटलीडॉन है। अब यहाँ पर हमारे मोनोकॉट में कोई ऐसे दो कॉटलीडॉन नहीं है। ये जो है ये इनका एक स्क्यूटेलम जिसको कहते हैं, दिस इज कॉटलीडॉन, सिर्फ एक ही है, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा क्या होगा हम समझाएंगे, चलिए। अब यहाँ क्या होगा, लिखिए सबसे पहले जाइगोट डिवाइड ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्स डिवीजन देखने को मिलता है, ट्रांसवर्सली ऐसे ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ और ऊपर नीचे दो में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड ट्रांसवर्सली एंड फॉर्म टर्मिनल सेल एंड बेसल सेल। टर्मिनल मतलब ऊपर वाली, बेसल मतलब नीचे वाली, टर्मिनल सेल एंड बेसल सेल, टर्मिनल सेल एंड बेसल, ठीक है। अब बेसल सेल में क्या होगा, लिखिए बेसल सेल फेट, इसके साथ आगे चल के क्या होगा, बेसल सेल बेसल सेल क्या होती है, बड़ी सी सेल है जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहती है। तो लिखिए लार्ज सेल नियर माइक्रोपाइलर एंड, लार्ज सेल नियर माइक्रोपाइलर सेल एंड। और इसमें हमें डिवीजन नहीं देखने को मिलेगा, बेसल सेल में देखिए आपको कोई डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा, वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है। डू नॉट डिवाइड फर्दर, डू नॉट डिवाइड फर्दर, डू नॉट डिवाइड फर्दर, ठीक है। और ये काम करती है, जैसे वहां सस्पेंसर था वहां, यहाँ बेसल सेल उस तरीके का कुछ काम कर रही है। तो हमको कहाँ डिवीजन नहीं मिलेगा मोनोकॉट्स में, बेसल सेल में डिवीजन नहीं मिलेगा, वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक बड़ी सी सेल जैसी बनी है वैसी की वैसी रहेगी, इसमें फर्दर डिवीजन। अब टर्मिनल सेल डिवीजन लिखिए, उसमें क्या होगा, टर्मिनल सेल डिवीजन, ट्रांसफर सेल डिवीजन, इसमें क्या मिलेगा हमें, ट्रांसफर सेल डिवीजन, वही 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज मिलेगी, ये 2 सेल स्टेज है, इसके बाद ऐसे ही 4 सेल स्टेज आती है, ये इसके बाद 8 सेल स्टेज। तो लिखिए 2 सेल स्टेज, उसका एरो बना के लिखिए 4 सेल स्टेज, और 4 सेल स्टेज के नीचे लिख दो क्वाड्रेंट स्टेज, क्वाड मतलब 4, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट स्टेज, क्वाड्रेंट स्टेज। फिर इसके बाद आएगी 8 सेल स्टेज जिसको कहेंगे ऑक्टेंट स्टेज, 4 सेल के बाद एरो बना के लिख दिए 8 सेल स्टेज जिसको कहेंगे ऑक्टेंट स्टेज।
अब यहाँ पर ये मिडिल सेल है, इस पे नहीं ध्यान देना, हम टर्मिनल सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये पहली थी 1 2 3 4, ये 4 में डिवाइड हुई। अब यहाँ पर ये हमारी ऑक्टेन स्टेजेस में देखिए कैसा डिवीजन रहेगा, 4 4 के फॉर्म में, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 2 टायर मिलेंगे हमको किसके, 4 4 के। तो लिखिए इसमें सेल 8 सेल स्टेज में क्या होता है, 2 टायर्स मिलते हैं 4 + 4 के। अब ये जो है, ये हमारी जो ऑक्टेन स्टेज में जो हमको 4 + 4 मिल रहा है, ये आगे चल के प्लूम्यूलर रेडिकल बनाएगी। तो लिखिए these cell differentiate into embryo parts, या फिर these cell differentiate into and form plummules and cotyledon. These cell differentiate and develop plumule and cotyledon. plumule से क्या बनेगा हमारा, शूट बनेगा, और कॉटलीडॉन क्या है अभी हम बता रहे हैं। तो कहां से प्लूम्यूल और कॉटलीडॉन बन रहा है, 8 सेल स्टेज जो है यहां से टर्मिनल वाले एंड से मिल रहा है, मतलब ठीक है, क्योंकि बेसल में तो डिवीजन हो नहीं रहा है, वो वैसे का वैसे ही, और फिर मिडिल सेल भी वैसे की वैसी है। तो टर्मिनल में हमको पहले क्या मिला, 2 सेल स्टेज, फिर कॉड, फिर ऑक्ट में किस तरीके का अरेंजमेंट है, 4 + 4 का 2 टायर देखने को मिल रहा है, और यही आगे चल के बनाएगा प्लूम्यूल एंड कॉटलीडॉन। अब लिखिए मोनोकॉट में 1 कॉटलीडॉन प्रेजेंट रहता है, जिसको क्या कहते हैं, 1 कॉटलीडॉन कॉल्ड स्क्यूटेलम। ये कॉटलीडॉन को यहाँ क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम। 1 कॉटलीडॉन कॉल्ड स्क्यूटेलम, 1 कॉटलीडॉन कॉल्ड स्क्यूटेलम। तो अगर स्क्यूटेलम नाम आएगा तो आप समझ जाओगे किसकी बात हो रही है, मोनोकॉट के कॉटलीडॉन की बात हो रही है, ठीक है। मोनोकॉट की कॉटलीडॉन को कहते हैं स्क्यूटेलम। अब ये जो है एम्ब्रियल एक्सिस इनमें ऐसे स्लैंटिंग में रहती है, इसके लैटरल में प्रेजेंट रहता है। तो स्क्यूटेलम की पोजीशन लिखिए, स्क्यूटेलम लोकेटेड लैटरली टू एम्ब्रियल एक्सिस। यहां तक हो गया। मैं इसका फिर से रिवीजन कराऊंगी, समझते हुए चलो, पर मैं फिर से रिवाइज कराऊंगी। अब जैसे हमने डाइकॉट में एम्ब्रियल एक्सिस देखी थी 2 कॉटलीडॉन के बीच में, इसमें स्क्यूटेलम से लैटरल जाती है। तो अब हम ये पढ़ेंगे इस एम्ब्रियल एक्सिस के बेसिस पे, इस लाइन के बेसिस पे ऊपर नीचे क्या प्रेजेंट है। तो लिखिए एम्ब्रियल एक्सिस डिफरेंशिएशन, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज हमको मिलेगी। अपर पार्ट जो रहेगा एम्ब्रियल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट, लिखिए अपर पार्ट इज कॉल्ड एपिकोटाइल। अपर पार्ट इज कॉल्ड एपिकोटाइल। दिस गिव राइज टू, ये क्या बनाएगा, शूट एपेक्स। ये क्या बनाएगा आगे चल के, शूट एपेक्स, शूट एपेक्स। और ये शूट एपेक्स ये हमको डाइकॉट में नहीं मिला था, पर यहाँ क्या मिलेगा, जो शूट बन रही है ना, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से कवरिंग रहेगी। ये शूट एपेक्स है, इसके ऊपर एक कवरिंग रहेगी जिसको कहते हैं कॉलियोप्टाइल। शूट के एपेक्स की कवरिंग को कहते हैं कॉलियोप्टाइल। तो लिखिए एनक्लोज्ड इन, शूट एपेक्स किसके अंदर रहता है, शूट एपेक्स एनक्लोज्ड इन कॉलियोप्टाइल, कॉलियोप्टाइल। ठीक है। इसके बाद अब रेडिकल की बात करेंगे, जो रूट बन रही है। तो लिखिए लोअर पार्ट जो इसका, ये नीचे वाला जो पार्ट है, लोअर पार्ट फॉर्म्स रेडिकल, जो आगे चल के रूट बनाएगी, फॉर्म्स रेडिकल। और ये जो रेडिकल है इसमें हमको क्या क्या कवरिंग मिल रही है, देखिए रेडिकल में हमको एक रूट कैप मिलेगा, और उसके बाद कॉलियोराइजा, आर से रूट, आर से राइजा। शूट में ओ आता है तो कॉलियोप्टाइल उसकी कवरिंग रहेगी, कॉलियोराइजा रूट की कवरिंग है। ये क्वेश्चन आता है, कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा क्या है, किसकी कवरिंग है।
तो कोलियोप्टाइल किसकी कवरिंग है? शूट की, शूट एपिक्स की। कोलियोराइजा किसकी कवरिंग है? रूट की। ठीक है, तो लिखिए कवर्ड बाय रूट कैप, एनक्लोज्ड इन, किसके अंदर रहती है? एनक्लोज्ड इन कोलियोराइजा। तो कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है शूट और रूट के। ठीक है, तो कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल जहां लिखा है उसके ब्रैकेट में लिख लो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। कोलियोराइजा रूट का, कोलियोप्टाइल शूट का। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करेंगे जल्दी से। चलिए, तो हमने अभी पढ़ा कि किस तरीके से एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा मोनोकॉट या डाइकॉट में। तो दोनों ही का डेवलपमेंट स्टार्टिंग में तो लगभग सेम है, पर लेटर स्टेज में बदल जाता है। डाइकॉट में हमने देखा पहले सेल जो है कैसे डिवाइड हो जा रही है कि ट्रांसवर्सली डिवाइड हो रही है, टर्मिनल या एपिकल सेल एंड बेसल सेल में। इसके बाद बेसल सेल आगे चल के सस्पेंसर बना लेगी और टर्मिनल सेल आगे चल के एम्ब्रियो बना लेगी। डिवीजन कैसा है? 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, फिर ग्लोबुलर स्टेज जिसमें वो स्फेरिकल हो जाएगा, फिर ट्रायंगुलर स्टेज या हार्ट सेल स्टेज। हार्ट सेल स्टेज में हमको मिलेगा 2 कोटिलीडॉन और छोटी सी एम्ब्रियोल एक्सिस देखने को मिलती है। इसके बाद डिवीजन की बात करें, ये तो बनने के बाद के टाइम में, बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पूछेंगे ये दो क्या है, ये क्या है, ये एम्ब्रियोल एक्सिस कहाँ है, ये रेडिकल कहाँ है। ये जो सिलेंड्रिकल से नीचे स्ट्रक्चर है ये आगे चल के क्या बनाएगा? ये रेडिकल है, ये रूट बनाएगा। ठीक है, तो ये आपके इसके कुछ क्वेश्चन देखिएगा, मार्क ज्यादातर क्वेश्चन इस पर ऐसे आते हैं कि इसको लेबल करेंगे कि क्या स्ट्रक्चर है। तो जो मेच्योर एम्ब्रियो, ये तो डिवीजन के टाइम पे स्टार्ट हो गई, मेच्योर में ये बन गया डाइकॉट का एम्ब्रियो। अब इसमें एम्ब्रियोल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है एपिकोटाइल, नीचे वाला एपिकोटाइल क्या बना रहा है? प्लेम्यूल, प्लेम्यूल आगे चल के बनाएगा शूट। हाइपोकोटाइल क्या बना रहा है? रेडिकल, और वो बनाएगा तो आर से रूट, आर से रेडिकल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। रूट के ऊपर हमको क्या मिलेगी? रूट कैप प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद मोनोकॉट की बात करें तो सिंगल जो वो रहती है, पहले इसमें कैसा डिवीजन होता है और एक हमको मिलती है ऊपर वाली बेसल और नीचे वाली टर्मिनल। इसके बाद एक मिडिल सेल मिलती है। तो जो ऊपर वाली जो हमारी सस्पेंसर है जिसको बेसल बोलते हैं, इसमें फर्दर कोई डिवीजन नहीं होता, ये वैसी की वैसी रहती है। टर्मिनल वाले में हमको पहले 2 सेल स्टेज मिलती है, फिर क्वाड मिलती है, फिर ऑक्ट मिलती है। ऑक्ट में हम देखेंगे किस तरीके का अरेंजमेंट है, 4+4 का 2 टायर का अरेंजमेंट। तो अगर अरेंजमेंट पर क्वेश्चन आ गया तो आप समझ जाएंगे 4-4 करके 2 टायर्स बनाए, है ना। यहाँ हमने देखे ये एक टायर, ये दूसरा टायर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ में आया? ये ऑक्ट वाली स्टेज है। इसके बाद नीचे क्या हो रहा है? अब ये मेच्योर हमारे मोनोकॉट के एम्ब्रियो का डायग्राम है। इसमें हमारी जो एम्ब्रियोल एक्सिस है, पहले तो जो कोटलीडॉन है उसको क्या कह रहे हैं? स्क्यू टेंडम। तो जो ऊपर वाला एपिकोटाइल, एपी वाला पार्ट है वो क्या बनाएगा? हमारा शूट बनाएगा। हाइपो वाला पार्ट क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस क्या था कि शूट के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट है जिसको कहते हैं कोलियोप्टाइल, एंड रूट के ऊपर जो प्रेजेंट है उसको कहते हैं कोलियोराइजा। रूट में हमको पहले रूट के बाद रूट कैप मिलेगा और फिर कोलियोराइजा मिलेगा। तो कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा ये फीचर्स है मोनोकॉट की। ये हमें डाइकॉट में ये क्वेश्चन आता है कि कोलियोप्टाइल डिफरेंस क्या है मोनोकॉट और डाइकॉट में। मेन वो है कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा का, क्योंकि उनमें ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, वहां वो प्रोटेक्टिव कवरिंग। समझ में आए? चलो आगे चलते हैं, इसका रिवीजन अब बाद में होगा। देखिए मेन डिफरेंस बता दिए इन्होंने मोनोकॉट एम्ब्रियो डाइकॉट एम्ब्रियो में। एक कोटलीडॉन, 2 कोटलीडॉन। यहाँ पर प्रोटेक्टिव कवरिंग कोलियोराइजा की शूट पे नहीं, रूट पे नहीं प्रेजेंट है। यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पर शूट पे कोलियोप्टाइल प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है। समझ में आया? चलिए ये समरी आ गई, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। बातें हैं हम क्या बचा था इसके बाद?
सीड बचा है अब, सीड एंड फ्रूट दिख रहा है यहाँ पर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसका हेडिंग डालिए सीड्स। अब हम पढ़ेंगे अबाउट सीड। फ्यूटेलम क्या था? किसका? मोनोकॉट का कोटलीडॉन। ठीक है। अब सीड हमारी कैसे बन रही थी, किससे बन रही थी सीड? सीड किससे बनेगी? फर्स्ट क्लास में बताया था कि सीड कहां से बनती है? ओव्यूल से, है ना। किससे बनती है? और फ्रूट। ठीक है। तो सीड क्या है लिखिए? सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड क्या है? हमारा जो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़े थे ना, उसमें जो ओव्यूल है ये आगे चल के क्या बनाता है? तो सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। अब इसमें क्या क्या रहता है लिखिए? कंसिस्ट ऑफ, सीड के अंदर हमको क्या क्या मिलेगा? एम्ब्रियो, जो कि एक बेबी प्लांट है। सीड के अंदर क्या क्या मिलेगा? एम्ब्रियो, और दूसरा हमको मिलेगा प्रोटेक्टिव कवरिंग, ब्रैकेट में लिख देना सीड कोट। प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड सीड कोट। देखिए ये मैं आपको फिर से नहीं समझा रही हूँ, ये आपको पता है स्टेमेन पेटल वगैरह क्या है ना। इसके होल्स, कार्पल, फ्रूट के उसमें वो कैसे काम आता है अभी मैं समझाऊंगी। चलिए, तो हमारा सीड क्या है? फर्टिलाइज्ड, और इसके अंदर क्या क्या रहते हैं? एम्ब्रियो एंड सीड कोट। एम्ब्रियो मतलब जो अंदर बेबी प्लांट है वो, और बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको कह रहे हैं सीड। ठीक है। अब लिखिए एक चीज और, एक चीज इसमें और क्या रहती है? कॉटलीडॉन। और क्या रहता है? कॉटलीडॉन, जिसके अंदर क्या रहता है? फूड स्टोरेज, एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए। कॉटलीडॉन क्या रहता है? फूड स्टोरेज फॉर नरिशिंग एम्ब्रियो। फूड स्टोरेज फॉर नरिशिंग एम्ब्रियो। देखिए कंपैरिजन है छोटा सा, इसमें बस मैं ओरली बता रही हूँ, लिखने की जरूरत नहीं। अगर हम एक एग को, एग होता है ना जैसे मुर्गी का अंडा हो या कुछ भी हो, इसको और सीड को कंपेयर करें तो लगभग सेम ही है। जैसे कि एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो इसमें सीड में क्या रहता है? प्लांट एम्ब्रियो, और एग में एनिमल का एम्ब्रियो रहता है, चाहे चिकन हो चाहे डक हो, जो भी हो। फिर इनका फूड रिजर्व सीड में कॉटलीडॉन में रहता है, और एग में योक जो येलो पार्ट रहता है उसमें रहता है। प्रोटेक्शन हमको एग के ऊपर शेल मिलती है, और इस सीड में सीड का कोट रहता है। समझ में आया? अब कंपेयर कर पड़े, सीड भी एक क्या है? बेबी प्लांट है जिससे आगे चल के पेड़ ग्रो होगा। ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालिए फ्रूट। सीड समझ में आ गया है? ऐसी बात कर दें। हाँ तो बहन, तो हमें तो बहुत गर्मी, तुम्हें को ठंडी लग रही है? अंजलि तुम आ गया जाओ। चलिए हाँ, थोड़ी सी टर्बो मोड पे, टर्बो मोड हटा देते हैं। अब फ्रूट किससे बनता है भाई? हाँ तो लिखिए फ्रूट क्या है? फ्रूट फॉर्म फ्रॉम ओवरी। इट इज फॉर्म फ्रॉम ओवरी। अब हमने ओवरी की कुछ वॉल्स के बारे में पढ़ा था, जिसके ऊपर इंट्यूगमेंट्स वगैरह वॉल्स थी जो। तो ओवरी की वॉल क्या बनाती है? लिखिए ओवरी वॉल फॉर्म पेरिकार्प। ओवरी की वॉल बनाएगी पेरिकार्प। तो हमारे ओव्यूल ने बनाया सीड, ओवरी ने बनाया फ्रूट, एंड ओवरी की वॉल ने बनाया पेरिकार्प। ये क्या होता है? पूरा इस पे एक लेक्चर है, बताते हैं पेरिकार्प। तो ओवरी वॉल ने क्या बनाया? पेरिकार्प।
फ्रूट जो हम खाते हैं, चाहे टमाटर हो, चाहे एप्पल हो, चाहे कोई, टमाटो इज अ फ्रूट, कोई भी जो हम फ्रूट खाते हैं उसमें हम देखते हो ऊपर एक छिलके टाइप का पार्ट रहता है, अंदर सॉफ्ट पार्ट रहता है, फिर सबसे अंदर बीज बीज कड़क रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, मैंगो के ऊपर छिलका रहता है, वो हटाते हैं, फिर जो सॉफ्ट पार्ट रहता है उसको खाते हैं, फ्लेशी पार्ट, और अंदर फिर एक बीज टाइप की रहती है ना। तो ये इससे हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्रूट। लिखिए पार्ट्स ऑफ फ्रूट। किससे बन रहा है फ्रूट? ओवरी से, है ना। देखिए एपिकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। एपी मतलब आउटर लेयर, मीजो मतलब मिडिल लेयर, एंडो मतलब इनर लेयर। तो एपिकार्प क्या होता है? फ्रूट की स्किन। एपिकार्प इज स्किन ऑफ फ्रूट। मीजोकार्प इज फ्लेशी एडिबल पार्ट, जो हम खाते हैं जो पोर्शन, वो है मीजोकार्प। एंड एंडोकार्प क्या है? एंडोकार्प सराउंड सीड, एंडोकार्प सराउंड सीड्स, एंडोकार्प सराउंड सीड्स। ये समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आया? तो ये आउटर पार्ट छिलके को हम कह रहे हैं एपिकार्प, सेंटर में क्या कह रहे हैं? मीजोकार्प, और सबसे अंदर वाले को क्या कह रहे हैं? एंडोकार्प। देखिए और एपी, एंडो एंड मीजोकार्प को तीनों को मिला के कहते हैं पेरिकार्प। ठीक है, तीनों को एक करके लिख दीजिए, पेरिकार्प। चलो, अब फ्रूट ना तीन तरीके के होते हैं, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इनमें क्या डिफरेंस है? ट्रू फ्रूट वो है जो कि मैच्योर ओवरी से बन रहे हैं। हमने बात की ना ओवरी से फ्रूट बनता है, तो जो भी फ्रूट मैच्योर ओवरी से बन रहा है वो है ट्रू फ्रूट। असली फ्रूट वो होता है, एग्जाम्पल मटर, ग्रेप्स, मैंगो, कोकोनट। ठीक है। अब फॉल्स फ्रूट वो है जो कि डेवलप हो रहे हैं फ्रॉम पार्ट ऑफ द फ्लावर अदर देन ओवरी। ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से अगर कोई फ्रूट बन रहा है तो वो है फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल हो गया एप्पल एंड पियर, ये ओवरी से नहीं बनते, ये किसी और चीज से बनते हैं, और कोई पार्ट हो गया, थैलेमस हो गया, कुछ हो गया। फिर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं? फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल। ऐसे फ्रूट जो ओवरी से बन रहे हैं पर ओव्यूल क्या नहीं हुआ है? फर्टिलाइज नहीं हुआ। दीज आर सीडलेस, इनमें हमको सीड नहीं मिलती। एग्जाम्पल बनाना, वाटरमेलन, सीडलेस वाला, सीडलेस वाला या वाटरमेलन, ग्रेप्स। ठीक है, ये तीनों टाइप है। इसकी फोटो लो क्योंकि इसको कंप्लीट कराना है, लिख लेना आप लोग, लिख लेना आप लोग, और ये इंपॉर्टेंट है। हो गया? चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं। इसके बाद देखिए, बेस्ड ऑन कॉटलीडॉन हम पढ़ चुके हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, इस पे फिर नहीं जा रहे हैं। बेस्ड ऑन एंडोस्पर्म, एल्ब्यूजिनस एंड नॉन एल्ब्यूजिनस, मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो एल्ब्यूजिनस, वहां जहां पर एंडोस्पर्म एंड नॉन एंडोस्पर्मिक लिखा है वहां लिख लो एल्ब्यूजिनस एंड नॉन एल्ब्यूजिनस, बस यही है। तो अगर एंडोस्पर्म वाले में क्या लिखोगे? एल्ब्यूजिनस,
एंड जिसमें एब्सेंट है उसको लिखिए नॉन एल्ब्यूमिनोजेनस। सही लिखना, गलत मत लिखना। जो एंडोस्पर्मिक थी उसका नाम क्या है? एल्ब्यूजिनस। नॉन एंडोस्पर्मिक नॉन एल्ब्यूमिनोजेनस। ठीक है, तो अगर एल्ब्यूमिनस पे क्वेश्चन है तो समझ जाओगे किसकी बात हो रही है। जिसका एंडोस्पर्म पूरी तरीके से यूज हो गया है वो क्या होगी? यूज हो गया है, हाँ, और यूज नहीं हुआ है तो चले आगे। अब एक छोटा सा पॉइंट लिखिए, पेरिस्पर्म, PERISPERM। पेरिस्पर्म क्या होता है? PERISPERM, पेरिस्पर्म। देखिए लिखिए, पेरिस्पर्म क्या है? आपको याद है जब हम लोग फीमेल एम्ब्रियो के पार्ट्स पढ़ा था, आउटर इंटीग्यूमेंट, एम्ब्रियो, उसमें एक न्यूसेलर सेल्स मैंने बताई थी। क्या थी न्यूसेलर सेल? उसमें जस्ट बाहर से ढेर सारी सेल्स थी जिनको हम न्यूसेलर सेल कह रहे थे। अब ये न्यूसेलर सेल क्या, पेरिस्पर्म क्या होता है? लिखिए, इन सम सीड न्यूसेलर सेल परसिस्ट, रह जाती हैं। इन सम सीड्स, कुछ सीड्स में ये न्यूसेलर सेल रह जाती हैं। इन सम सीड्स न्यूसेलर सेल परसिस्ट, PERSISTS, परसिस्ट। दिस परसिस्ट टिश्यू इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। कुछ सीड्स में जहां न्यूसेलर सेल रह जाती हैं इनको हम क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म। और ये पेरिस्पर्म क्या करता है? एक्ट एज न्यूट्रिटिव टिश्यू, एक्ट एज न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिशन का काम करता है, एक्ट एज न्यूट्रिटिव टिश्यू। अब ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं या कौन से वेजिटेबल्स हैं जिसमें हमें पेरिस्पर्म देखने को मिलता है? एग्जाम्पल लिखिए, बीट रूट एंड ब्लैक पेपर, बीट रूट एंड ब्लैक पेपर। बीट रूट एंड ब्लैक पेपर। ठीक है, पेरिस्पर्म क्या है? जो ऐसी सीड जिसमें न्यूसेलर सेल रह जाए और ये न्यूट्रिशन देने का काम करती है, इसको कहते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, चलिए, जैसे कि बीटरूट एंड ब्लैक पेपर। अब कुछ चीजें ओरली बता रही हूँ, जो लगेगा उसमें लिख लेना। सीड जो रहती है, बीज रहती है, आपने देखा लोग स्टोर करके भी रखते हैं कि जब जरूरत हो इससे पेड़ उगाएंगे, स्टोर करके रखते हैं। तो फ्रेश सीड जो रहती है उसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा रहेगा, है ना, पानी का कंटेंट ज्यादा रहेगा, तो उसमें मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहता है। और जो ड्राइड सीड रहती हैं उसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं प्रेजेंट रहता है, तो इनका मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो सीड कैन बी स्टोर लॉन्ग बिकॉज दे बिकम इनएक्टिव। तो ड्राई सीड को स्टोर करना ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो इनएक्टिव बच जाती है, डोरमेंट स्टेज में चली जाती है, और जब उसको प्रॉपर पानी, खाद सब मिलता है तो वो वापस ग्रो कर लेती है। समझ में आया? इसको मैं लिखा नहीं रही हूँ, ठीक है, कर लोगे ये? अब लिखो सीड डोरमेंसी का मतलब, सीड जो थक गया है वो बाद में क्लास देके लिख लेना। सीड डोरमेंसी, DORMANCY, सीड डोरमेंसी। ये कंडीशन वेयर द एम्ब्रियो बिकम इनएक्टिव, ऐसी कंडीशन जहां पर ये सीड के अंदर का एम्ब्रियो इनएक्टिव हो जाता है। कंडीशन वेयर द एम्ब्रियो बिकम इनएक्टिव ड्यू टू, किन वजहों से? ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्राइनेस एंड अनफेवरेबल कंडीशन। ड्राई कंडीशन, high temperature and unfavorable conditions। ये वो स्लाइड है। ठीक है, तो पेरिस्पर्म किसमें रह गया ये बताया था ना, बीटरूट एंड ब्लैक पेपर में। ठीक है, तो ये फ्रेश सीड एंड डोरमेंट सीड का मैंने आपको बताया। तो मेटाबॉलिज्म किसमें कम हो जाता है? ड्राई सीड में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट कम होता है। डोरमेंसी की बात कर रहे हैं, तो डोरमेंसी मैंने बताया किसी तरीके से एम्ब्रियो इनएक्टिव हो गया अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है।
पेड़ के बनने के लिए, सीड के ग्रो करने के लिए सही एटमॉस्फेयर, सही कंडीशन नहीं है, तो एम्ब्रियो किस में चल गया, सीड डोरमेंट स्टेज में चली गई। अब फीचर्स मत लिखो, एग्जाम्पल इसके बताया है कि ऐसे कुछ, अब सब स्पीशीज कितने दिन वो डोरमेंट रह सकती है अलग अलग पेड़ पे डिपेंड करता है, कोई 10 दिन रह सकता है, कोई 50 साल रह सकता है। वैसे ही एग्जाम्पल दिया इन्होंने यहाँ पर डेट पाम का, खजूर के पेड़ होते हैं, जिसका एग्जाम्पल दिया है फिनिक्स डैक्टिलिफेरा, ये लिखना है पूरा। ये देखिए 2000 साल तक ये डोरमेंट स्टेज में इनके एम्ब्रियो रह सकते हैं। फिर दूसरा है आर्टिक ल्यूपाइन, 10,000 साल तक ये डोरमेंट स्टेज में रह सकता है। ये दोनों इनके साइंटिफिक नाम के साथ एग्जाम्पल लिखिए और स्टार बनाइए। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब ऐसी कंडीशन जो सीड के जर्मिनेट होने के लिए, ग्रो करने के लिए जरूरी है, एक सुटेबल टेम्परेचर, बहुत गर्मी रहेगी, बहुत ठंडी रहेगी, सीड जर्मिनेट नहीं होगी। एडिक्वेट मॉइस्चर, पेड़ लगाते तो पानी डालना रहता है ना, सूखा होगा तो नहीं ग्रो होगा। प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई, सनलाइट, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें भी रहनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस बताई हैं जिसमें सीड का जर्मिनेशन इजीली होता है। तो एक तरफ है सीड डोरमेंसी, एक तरफ सीड जर्मिनेशन। फेवरेबल कंडीशन में सीड जर्मिनेट हो जाएगी, अनफेवरेबल कंडीशन में डोरमेंसी, ये डोरमेंट स्टेज में चली जाएगी। ठीक है, अगर सीड डोरमेंसी नहीं होती तो क्या क्या दिक्कत होती? अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं, ये तो उसका एक अडेप्टेशन है सीड का, कंडीशन फेवरेबल नहीं, डोरमेंट स्टेज में चले जाओ। अगर ऐसा नहीं होता तो वो ग्रो करती, और क्योंकि कंडीशन फेवरेबल नहीं होती तो पेड़ मर जाता। और ऐसे होने पे हम सीड को स्टोर भी नहीं कर सकते। अगर ये क्वालिटी नहीं होती डोरमेंसी की तो हम सीड को स्टोर करके नहीं रख पाते, और फिर किसानों का खूब नुकसान होता। क्यों नुकसान होता? अनफेवरेबल कंडीशन में अगर सीड ग्रो हो जाती तो वो ग्रो तो नहीं हो पाती, सिर्फ जर्मिनेट हो गई, पर आगे तो पेड़ अनफेवरेबल कंडीशन में फर्दर ग्रो ही नहीं होगा। तो इसीलिए सीड डोरमेंसी इज इंपॉर्टेंट। अब सीड डिस्पर्जल है। सीड डिस्पर्जल मतलब सीड का एक जगह से दूसरी जगह जाना। कैसे कैसे होता है, लिखिए, सुन लीजिए। स्प्रेडिंग ऑफ सीड टू डिफरेंट प्लेसेस, बीज का एक जगह से दूसरे जगह जाना है सीड डिस्पर्जल, ये अपने नाम से बता रहा है। कैसे कैसे हो सकता है? हवा से हो सकता है, पानी से हो सकता है, किसी एनिमल की वजह से हो सकता है। ये सारी चीजें जो है सीड डिस्पर्जल करा सकती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सीड डिस्पर्जल, क्यों जरूरी है सीड का एक जगह से दूसरी जगह जाना? देखो, इफ सीड ग्रो नियर पेरेंट प्लांट, अगर एक ही जगह पे सारे पेड़ उग जाएं तो एक तो उसको ग्रोथ के लिए जगह नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन कम मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी वहां ढेर सारे पेड़ हैं, है ना। इसके बाद लेस वाटर मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी वहां ढेर सारे पेड़ है। सनलाइट ब्लॉक होने के चांसेस रहेंगे क्योंकि वहां ऑलरेडी बहुत सारे पेड़ हैं। और प्रॉपर शूट एंड रूट का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है, तो डिस्पर्जल से क्या होता है? प्रॉपर ग्रोथ, बेटर सर्वाइवल एंड रिड्यूस कॉम्पिटिशन, मतलब पानी के लिए, सनलाइट के लिए, ग्रोथ के लिए, स्पेस के लिए कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए सीड डिस्पर्जल अच्छी चीज है। ठीक है, एजेंट्स क्या क्या होते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विंड्स के थ्रू होता है ना, फिर वाटर के थ्रू होता है। आई डोंट नो एक्सप्लोजन क्यों दिया है कि बम फटता है तो भी ये दिया है इन्होंने, तो सुन लो, एक्सप्लोजन के थ्रू होता है, एनिमल्स के थ्रू होता है। ये कुछ क्वेश्चन, ये कुछ इसके बाद का टॉपिक है जो हम ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ चुके थे, इस पर लिखवाने का कोई मतलब नहीं। देखिए, तो ये इस एक्सप्रेशन की बात करें, कई बार फ्रूट्स बर्स्ट होते हैं तो उनकी सीड्स इधर उधर फैल जाती हैं।
ठीक है, एनिमल्स के थ्रू खाते हैं, फेंक देते हैं, है ना। ये वाले ऑलरेडी हम पानी, एयर, इनके बारे में लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। समरी शीट आ गई, उसको छोड़ दो। अब एक चीज और बताई इन्होंने, कुछ सीड्स रहती है, इनका सीड कोड बहुत हार्ड रहता है, तो ये ग्रो जर्मिनेट ही नहीं हो पाती। तो क्या होता है, कई बार एनिमल्स ने खाया उनको, इनके गट में भी जो एंजाइम्स है ये सीड को क्या नहीं करते, ब्रेक नहीं कर पाते। पर जब इनके एंजाइम पेट में जाकर ये एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर आ जाती है, तो कहीं ना कहीं इनका सीड कोड कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है, फिर ये ग्रो कर लेती है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, ये हो गया हमारा। अब सिर्फ बचा है हमारा एपोमिक्सिस। कितना टाइम हो रहा है, 30 तो हो गया। अब एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी जो है थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, तो ये हम कल ही पढ़ेंगे। ठीक है, कल मैं ये पढ़ा दूंगी, पर एक मिनट बुक दो। 11 तो लाई नहीं होगी, दो एक मिनट, चैप्टर बचा। चलो, ये वाला टॉपिक और बायोमॉलिक्यूल्स हम कल स्टार्ट करेंगे।